सभी बच्चों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 50 क्वेश्चन से आगे देखेंगे हमारी राजस्थान हिस्ट्री, जो हमारी राजस्थान हिस्ट्री चल रही थी। राजस्थान हिस्ट्री, इसमें हम देखेंगे 50 क्वेश्चन से आगे। हमारा 50वां क्वेश्चन था, आदिवासियों का मसीहा बाबूजी किसे कहा जाता है? तो ये जो मोतीलाल तेजावत जी थे, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। वीर भारत समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो केसरी सिंह बारठ ने, केसरी सिंह बारठ ने वीर भारत सभा की स्थापना की। किसने की? वीर भारत समाज, वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो जो वनस्थली विद्यापीठ है दोस्तों, इसकी स्थापना 1936 में थी। कब हुई थी? 1936 में। वनस्थली विद्यापीठ का जो शुरुआती नाम था वो था दोस्तों जीवन कुटीर। इसका जो शुरुआती नाम था वो क्या था? जीवन कुटीर। क्या नाम था? जीवन कुटीर। इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी रत्ना शास्त्री ने। रत्ना शास्त्री, किसने की थी? रत्ना शास्त्री ने। रत्ना शास्त्री ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1936 में की थी। इसका जो शुरुआती नाम था दोस्तों वो था जीवन कुटीर। अगला क्वेश्चन है, आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये थे दोस्तों सागरमल गोपा। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने सागरमल गोपा। चंद्रशेखर में नहीं करना है किसी को, या फिर कुछ और नहीं करना है। सागरमल गोपा टोपा पहन के आजादी के दीवाने बन गए। समझ गए? सागरमल गोपा टोपा पहन के दीवाने बन गए। ठीक है, आगे देखें, शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? शेर ए राजस्थान के नाम से जय नारायण व्यास को जाना जाता है। शेर ए राजस्थान किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। इन्होंने पोपाबाई की पोल नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने। पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल नामक एक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास ने लिखी थी। इनकी और भी कुछ कृतियां हैं। जय नारायण व्यास को लक्कड़ कक्कड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है जय नारायण व्यास को? लक्कड़ कक्कड़, लक्कड़ कक्कड़। लक्कड़ कक्कड़ किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। लोक या जन नायक किसको कहा जाता है? लोक नायक, या फिर कहें तो जन नायक। लोक नायक या जन नायक किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। अगला कहा जाता है इसको मासव, मासव। क्या कहा जाता है? मासव। और या कहें तो हम धुन का धनी, धुन का धनी। कई बार कहते हैं ना कि ये तो अपनी धुन का धनी है, यानी कि जो इसकी मर्जी मत है वही करता है। तो जय नारायण व्यास को धुन का धनी कहा जाता है। आजादी के दीवाने नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने। इनकी और भी दूसरी कृतियां थी, उनको देखें थोड़ा, मैं यहां लिख देता हूं। इनकी एक दूसरी कृति थी गुंडाराज। क्या नाम थी? ये मूवी का नाम नहीं है गुंडाराज, कहीं साउथ की मूवी समझ लें। गुंडाराज इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, गुंडाराज जैसलमेर। गुंडाराज जैसलमेर किसने लिखी है? जय नारायण व्यास ने लिखी थी। फिर है इनकी एक और बुक रघुनाथ सिंह का मुकदमा। जय नारायण, दोस्तों ये सागरमल गोपा के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी एक दूसरी कृति थी गुंडाराज, गुंडाराज जैसलमेर। ये किसकी कृति है? सागरमल गोपा की। ठीक है, नहीं, पहली बुक तो ये हो गई आजादी के दीवाने, किसकी? सागरमल गोपा की। दूसरी कृति ये हो गई गुंडाराज जैसलमेर, गुंडाराज जैसलमेर। इनकी एक और बुक थी, वो है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या है?
रघुनाथ रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसकी कृति है बताइए? तो यह कृति है दोस्तों सागरमल गोपा की। कौन सी कृति है? रघुनाथ सिंह का मुकदमा, गुंडाराज जैसलमेर, आजादी के दीवाने किसने लिखे? सागरमल गोपा ने। शेर राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? जय नारायण व्यास को। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को सशस्त्र क्रांति के आरोप में किस जेल में बंद किया गया? तो यह थी दोस्तों टॉडगढ़ जेल। देखें इसको, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा जो 13 सोरठे थे, वो 13 जो सोरठे थे वो इन्होंने ले जाके दिए थे, ठीक है, फतेह सिंह को, जो फिर वो उन सोरठों को पढ़ने के बाद में दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके थे। तो ये देखिए, विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा को टॉडगढ़ जेल में बंद किया गया था। बरेली जेल में प्रताप को बंद किया था। प्रताप का झुमका बरेली, झुमका गिरा रे, कहां गिरा? बरेली के बाजार में, ठीक है। टॉडगढ़ जेल में किसको बंद किया? विजय सिंह पथिक। टॉडगढ़ जेल, इसमें किसको बंद किया था? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को टॉडगढ़ जेल में बंद किया था। इस टॉडगढ़, ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, टॉडगढ़ का पुराना नाम क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। टॉडगढ़ का पुराना नाम, इसका पुराना नाम है बोरसवाड़ा। बोरसवाड़ा, बोरस, ठीक है। बोरसवाड़ा, बोरसवाड़ा किसका प्राचीन नाम है? टॉडगढ़ जेल का। ये कहां पर है? टॉडगढ़, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को छांटिए कि वर्ष 1942 में गांधी जी ने गौ सेवा सदन की जिम्मेदारी जमनालाल बजाज को दी थी। यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि गांधी जी ने वर्ष 1942 में गांधी जी ने गौ सेवा सदन की जिम्मेदारी किसको दी थी? जमनालाल बजाज को। अगला है बी ऑप्शन, वर्ष 1984 में जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत हुई। ये देखिए दोस्तों, ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ये जो पुरस्कार है दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में, और इसको 1986 से, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बी ऑप्शन, वर्ष 1984 में जमनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो शुरुआत हुई थी इसकी दोस्तों 1985 में, ठीक है। लेकिन यह दिया कब से जाने लगा? 1986 से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखें कि ये जो पुरस्कार है कब से दिया जाने लगा? 1986 से। कब से शुरुआत हुआ? 1985 से। 1984 का इस पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्या कह रहा है? सी ऑप्शन देखिए, वर्ष 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्यों के लिए दिया जाने लगा। बिल्कुल सही है, ये हम कर चुके हैं। 1985 में इसकी शुरुआत हुई और 1986 से देना प्रारंभ हुआ। वर्ष 1942 में जमनालाल बजाज का निधन हो गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, 1942 में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक विजय सिंह पथिक थे। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है, इसका जो संपादन होता था कहां से होता था? यह होता था वर्धा महाराष्ट्र से। वर्धा महाराष्ट्र से इस अखबार का संपादन होता था। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है दोस्तों आंगी बाण। कौन सा? आंगी बाण। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आंगी बाण है। अगला देखिए, इनको सम्मिलित करना है। आंगी बाण, ये यहां पर आ गया। यह किसका है? राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है, यानी कि पहले में तीसरा, यानी कि ये तो एक ही ऑप्शन से हो गया, ठीक है। 59 में एक ही ऑप्शन से पूरा क्वेश्चन ही हो जाएगा ये तो। अगर आपको पता है आगी बाण राजस्थानी भाषा का है। फिर है पीप, पीप यानी कि अंग्रेजी भाषा का है ये पीप,
शब्द सही नजर आ रहा है, अंग्रेजी भाषा का है ये शब्द। फिर है अखंड भारत। अखंड भारत यानी कि हिंदी भाषा का, पूरा भारत अखंड है क्योंकि लगभग सभी जगह हिंदी बोली जाती है, तो अखंड भारत हिंदी। अखंड भारत हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। और केसरी, केसरी है दोस्तों मराठी भाषा का समाचार पत्र, केसरी मराठी, ठीक है, केसरी मराठी भाषा का। आंगी बाढ़ समाचार 3 हो गया, बी में पीप हो गया अंग्रेजी भाषा का, ए हो गया बी में ए, सी 4 अखंड भारत यानी कि हिंदी भाषा का। तो आपका एक ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आगी बाढ़ राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है। समाचार पत्र का टॉपिक दोस्तों जोड़ा गया है तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। निम्नलिखित में से असंगत कथन को छांटिए। विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु सर्वप्रथम प्रताप समाचार पत्र का सहारा लिया। आगे है कि प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। दोस्तों ये महाराष्ट्र से ना होकर कानपुर से होता था। कहां से? कानपुर से। जो प्रताप समाचार था दोस्तों ये कानपुर से प्रकाशित होता था। कहां से? कानपुर से। तो इसमें सी ऑप्शन ये क्या है? बी ऑप्शन में दे रखा है कि महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था, तो ये महाराष्ट्र से नहीं होता था। कहां से होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। फिर सी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, वर्ष 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में की। ये बिल्कुल सही है। वर्धा महाराष्ट्र से हमने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है कि वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी का संपादन होता था। कौन करता था? विजय सिंह पथिक। तो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई और यहीं से एक राजस्थान केसरी अखबार का संपादन होने लगा। डी ऑप्शन देखिए, वर्धा महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है। वर्धा महाराष्ट्र से पथिक जी ने राजस्थान केसरी, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सी सही है, डी सही है और ए भी सही है। प्रताप समाचार पत्र है दोस्तों, इसका जो संपादन होता था कानपुर से होता था, सिर्फ इतना याद रखें। इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें शायद गलत ही पूछा है, असंगत कथन। तो प्रताप समाचार पत्र का संपादन कानपुर से होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 61वां। जमनालाल बजाज ने गांधी जी के किस समाचार पत्र को वित्तीय सहायता दी थी? तो जो दोस्तों नवजीवन है, गांधी जी का एक अखबार था नवजीवन, इसको जमनालाल बजाज ने टोटली फाइनेंस किया था। औरों को भी किया था लेकिन इसको संपूर्ण रूप से, यानी कि संपूर्ण रूप से इसको फाइनेंस किया था, वित्तीय सहायता दी थी। किसको? नवजीवन को। किसको? नवजीवन को। अभी आपको मान के चलो 10 करोड़ मिल जाए तो आपका क्या होगा? नवजीवन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? एक नई दुनिया में आप पहुंच जाएंगे, नई कार लेंगे, नया घर बनाएंगे। तो नवजीवन यानी कि पैसा किससे संबंधित है? नवजीवन से। तो जमनालाल बजाज ने वित्तीय सहायता किसको दी? नवजीवन को। आगे बाढ़ राजस्थानी भाषा का संबंधित था। यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो जय नारायण व्यास। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास द्वारा आगे बाढ़ जो है राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र, इसको प्रकाशित किया जाता था। कौन सा? आगे बाढ़। ठीक है, जय नारायण व्यास द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान में दोस्तों सर्वप्रथम प्रेस की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी ईसाई मिशनरियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईसाई मिशनरियों के द्वारा प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? महरूल सरूल। राजपूताना में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम मज हरोल सरोल था। मज हरोल। ठीक है, मज हरोल सरोल था। राजपूताना में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? मजहरोल सरोल। अगला क्वेश्चन देखिए 65। ये समाचार पत्र दिए गए हैं और इनको आपको इनसे जोड़ना है। तो 65 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजपूताना गजट किसने संपादित किया? तो राजपूताना गजट संपादित किया था दोस्तों इस तरीके से, मौलवी मुराद अली ने। किसने? मौलवी
मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली ने राजपूताना गजट संपादित किया था। संपादक कौन है राजपूताना गजट के? मौलवी मुराद अली। फिर है राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार का जो संपादन किया था वो किया था समर्थदान ने। राजस्थान के कोई भी समाचार मिलते हैं तो हम उनका समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? समर्थन, यानी समर्थदान। समर्थदान। राजस्थान समाचार पत्र का संपादक कौन था? समर्थदान, यानी कि ए में 4, ABCD, ए में 4, बी में 1, यानी कि ये तो है ही नहीं, ये भी तो कटी गई। फिर है राजस्थान केसरी। ये दोस्तों क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। राजस्थान केसरी का संपादन किया था विजय सिंह पथिक ने, वर्धा महाराष्ट्र से किया था। किसने किया था? राजस्थान केसरी का विजय सिंह पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से किया था। और आगे बाढ़ भी हम कर चुके हैं। इस आगे बाढ़ का किया था जय नारायण व्यास ने। ठीक है, तो हम देखते हैं A4B1। A4B1 सिर्फ इसी में है, डी में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धक नहीं था? तो देश हितैषी, ये आर्य भाषा का संपादक था, संवर्धक था। देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकारी, ये सब जो थे आर्य समाज की विचारधारा के समर्थक थे। जबकि राजपूताना गजट संपादक इसका समर्थक नहीं था। इसके राजपूताना गजट के संपादक कौन थे? अभी हमने किया है मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली, क्या नाम है इनका? लिख देता हूं, मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली का जो पत्र एक कहे तो न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था राजपूताना गजट, वह आर्य समाज की विचारधारा का संवर्धक नहीं था। ठीक है, अगला देखें। देश हितैषी, जनहितकारक और परोपकारी, ये तीनों समर्थक थे। ठीक है, राजपूताना गजट, मौलवी मुराद अली समर्थक नहीं था। 67 क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में प्रकाशित समाचार पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र था। यानी कि राजस्थान में ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जो साप्ताहिक था? राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर जो था वीकली था, यानी कि साप्ताहिक था। एस फॉर साप्ताहिक और एस फॉर सज्जन, सज्जन कीर्ति सुधाकर। ठीक है, साप्ताहिक यानी कि सुधाकर, सज्जन सुधाकर। अगला क्वेश्चन देखिए 68। किस समाचार पत्र का मूल उद्घोष, किस समाचार पत्र का मूल उद्घोष जयपुर जयपुरियों के लिए, जयपुर जयपुरियों के लिए राजस्थान टाइम्स, इसका उद्घोष था? किसका था? राजस्थान टाइम्स का, जयपुर टाइम्स का नहीं। जयपुर टाइम्स का गलत, राजस्थान केसरी गलत, विजय सिंह पथिक वाला ये गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा? राजस्थान टाइम्स ने ये आवाज उठाई, ये उद्घोष किया कि जयपुर जयपुरियों के लिए। ठीक है, किसने कहा? राजस्थान टाइम्स ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। तरुण राजस्थान सैनिक, प्रजा सेवक, इसमें क्या पूछा है कि अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का संबंध किस से नहीं है? तो इसका दोस्तों ये जो तरुण राजस्थान है दोस्तों, तरुण राजस्थान के संपादक कौन होगा? इसका संबंध किससे होगा? जय नारायण व्यास से। किससे? जय नारायण व्यास से। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो संबंध है वह 1, 2, 3 इन दोनों से रहेगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का संबंध किस से नहीं है? ना तो तरुण राजस्थान से है, ना सैनिक से है, ना प्रजा सेवक से। इसका संबंध इन तीनों में से किसी से भी नहीं है। तरुण राजस्थान के संपादक जय नारायण व्यास थे। अगला क्वेश्चन देखिए 70। वह कौन सा प्रथम समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन
जिसको हिंदी भाषा में दैनिक रूप से प्रकाशन होता था? तो ये था दोस्तों राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड, ये क्वेश्चन दोस्तों हम पहले कर चुके हैं। ये देखिए, हम इसको दिखाते हैं। जो राजपूताना हेराल्ड था दोस्तों अखबार, यह पूरे इंडिया में चलता था। ये देखिए 70 क्वेश्चन, 70 नंबर। वह कौन सा समाचार पत्र था जो हिंदी भाषा में दैनिक रूप से यानी कि रोजाना, रोजाना जैसे कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आते हैं ना आजकल, उसी तरीके से रोजाना आता था? कौन सा? राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड डेली अखबार आता था, ठीक है, हिंदी में जो भी। अब 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस सभ्यता को प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की किस सभ्यता को सौंदर्य प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। काली, सौंदर्य ज्यादा ही होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, यानी कि इसका सौंदर्य कुछ ज्यादा ही होता है, ठीक है। किसका? कालीबंगा का। अगला क्वेश्चन देखिए 72, नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें, ये भी दोस्तों कालीबंगा में ही थी। किसमें थी? कालीबंगा में। ढलान नुमा छत होते थे, फर्श में अलंकृत ईंटें होते थे, साफ सुथरे आगे राजमार्ग होते थे और नगर योजना हुआ करती थी। किसके अंतर्गत? कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। 73 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें पूछा गया है गलत, इसको अंडरलाइन कर लें। गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण वो काली हो गई, उसको सौंदर्य की जरूरत पड़ी। यानी कि अग्नि वेदिकाएं कहां से प्राप्त हुई? हवन कुंड के बगल में बैठ के काले पड़ गए, ठीक है। तो अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, ठीक है, पहला सही है। फिर है जुते हुए खेत, यानी कि धूप में काम कर करके काले पड़ गए, खेत को जोतते जोतते काले पड़ गए कालीबंगा में। तो हवन कुंड के बगल में बैठेंगे तो क्या पड़ेंगे? काले पड़ेंगे। खेत जोतेंगे तो क्या पड़ेंगे? काले पड़ेंगे। फिर है मृण मूर्तियां, ये दोस्तों मृण मूर्तियां यहाँ पर नहीं मिली थी, ये है गोदीवाड़ा के अवशेष। तो गोदीवाड़ा के अवशेष शमशान के आसपास मिले थे, ठीक है, गोदीवाड़ा के अवशेष शमशान के आसपास मिले थे, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, बी सही है और डी सही है। मृण मूर्तियां कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई हैं। 74 देखिए, कालीबंगा पीलीबंगा रंग महल पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस जिले में है? तो दोस्तों ये कालीबंगा पीलीबंगा रंग महल हनुमानगढ़ में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी कहा जाता है दोस्तों आहड़ को। किसको कहा जाता है? ताम्रवती तो कहा जाता है आहड़ को, और ताम्र जननी, ताम्र, इधर लिखें ताम्र जननी, ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है गणेश्वर को, ठीक है। ये जो आहड़ सभ्यता है ताम्रवती नगरी, इसको कहा जाता है, ये दोस्तों उदयपुर में है। और आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुई थी। किसके निर्देशन में? अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में आहड़ सभ्यता की, ए फॉर आहड़, ए फॉर अक्षय कीर्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 76, अमलानंद घोष ने 1951-52 ईस्वी में सर्वप्रथम किस सभ्यता स्थल की खोज की थी? तो दोस्तों 1952 में, ये 1951 काट दीजिए, गलत है। कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। किसने? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की थी? 1952 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 77, कि कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन, कैसा गलत कथन छांटना है अपन को? ए ऑप्शन देखिए कि कालीबंगा के लोग ग्रिड पैटर्न प्रणाली के आधार पर कृषि कार्य को अपनाते थे। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। कालीबंगा के लोग खेती कर करके काले पड़ गए क्योंकि वो खेतों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, खेतों में ज्यादा काम करते थे, यानी कि एक समुचित रूप से एक कहें तो ग्रिड पैटर्न बनाकर कृषि कार्य अपनाते थे। ग्रिड पैटर्न बोलते हैं इसको, मैंने बनाया ना, ये इस तरीके से ग्रिड पैटर्न बनाते थे। ऐसे बिल्कुल सीधी सीधी जोतें हुआ
करते थे, खेतों को जोतते थे। ठीक है, अगला देखिए बी ऑप्शन, कालीबंगा सभ्यता के लोग मृत शरीर को दफनाने पर कुंडल व दर्पण साथ रखते थे। ये भी बिल्कुल सही है, वो उस मृत शरीर के साथ में कुंडल व दर्पण साथ में रखते थे। सी ऑप्शन देखिए, यह सभ्यता कालीबंगा सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में, ये गलत है दोस्तों, ये एक ग्रामीण ना होकर शहरी सभ्यता थी कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। डी ऑप्शन देखिए, कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा पद्धति से परिचित थे। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमारा सही है। जो गलत हो जाएगा वो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। 78 क्वेश्चन देखिए, आप पहले क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कीजिए, अगर आता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखिए। राजस्थान की वह सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, मैंने अभी बताया गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है। ये गणेश्वर कहाँ है? नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ है? सीकर में। तो गणेश्वर कहाँ पर है? नीम का थाना। नीम का थाना सीकर में है गणेश्वर सभ्यता, यानी कि ताम्र जननी। और यह देखिए आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आहड़ सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने की, इसको ताम्रजन्य कहते हैं। और आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। कहाँ पर है आहड़ सभ्यता? उदयपुर में। और अपने मैंने अभी बताया आपको गणेश्वर सभ्यता जो है वो सीकर में है। अगला क्वेश्चन देखिए 79, निम्नलिखित में से कौन से एक पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों आंसर देखिए, जो कैलाश चंद्र दीक्षित हैं वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आहड़ से मैंने भी थोड़ी देर पहले ए फॉर आहड़, ए फॉर अक्षय कीर्ति, तो ये तो हो ही जाएंगे। अक्षय कीर्ति व्यास तो हो ही जाएंगे। फिर रतन चंद्र आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, फिर अक्षय कीर्ति ए.के. व्यास, फिर एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया। ठीक है, तो कैलाश चंद्र दीक्षित आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं थे। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पुरातत्व स्थल आहड़ को किस वंश ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था? तो जो गोहिल वंश था दोस्तों, गोहिल वंश में एक आलू राजा हुआ था, उसने गोहिल वंश में आलू राजा ने इसको अपने, क्या नाम था? आलू राजा। तो पुरातत्व स्थल आहड़ को गोहिल वंश के आलू राजा ने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कमेंट कीजिए आता है तो। गंदे पानी के निकास के लिए किस सभ्यता के लोग चक्रकूप अपनाते थे? तो ये है दोस्तों आहड़। आहड़ के लोग यानी गड्ढे खोद के मटके लगाते थे उसमें, जिससे कि पानी कहीं वेस्टेज न जाए, जो गंदा पानी है वो इसमें चल जाए। इसके अंदर क्या होते थे? मटके होते थे। क्या होते थे? मटके होते थे। एक मटके के ऊपर दूसरा मटका, फिर इनमें मिट्टी भरी होती थी, जिससे कि सारा पानी इसमें आ जाता था। इससे बचा वो इसमें नीचे गया, यानी कि इसी में सूख जाता था। ज्यादा ओवरलोड हो तो बाहर फेंक दो, बाकी 99% तो इनमें चला जाता। इसको बोलते थे चक्रकूप। ये कहाँ अपनाते थे? आहड़ में। कहाँ पर? आहड़ में। 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है? तो यह दोस्तों सौंथी, कालीबंगा प्रथम के नाम से सौंथी को भी जाना जाता है। 82 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सौंथी को कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसको जाना जाता है बताइए? तो आंसर होगा सौंथी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है? तो यह दोस्तों बांका गांव। बांका गांव से प्रथम फर्स्ट अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। कहां से? बांका गांव से अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है। कहां से? बांका गांव से। 84 देखिए, किस पुरातत्व स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो टाटा नगर कहा जाता है दोस्तों रेड टोंक को। ठीक है, इसी के हिसाब से हम कुछ देखते हैं। ये नागरिक सभ्यता है दोस्तों, किस तरीके से पूछता है बताइए। नो कहां पर है? नो जो है लौ योगीन सभ्यता है एक। कहां पर है ये? क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। नो सभ्यता कहां है? भरतपुर में। रेड कहां है? टोंक में। नगरी चित्तौड़ में। नगरी चित्तौड़ में है। और एक है दोस्तों कारकोट नगर। नगरी चित्तौड़ में और कारकोट यानी कि नगर कहां है? टोंक में। नगर तो है टोंक में और नगरी चित्तौड़ में, तो इसको बोलते हैं कारकोट नगर। कारकोट नगर टोंक में है और नगरी चित्तौड़ में है। सोनारी झुंझुनू में है।
तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लें। और इसका सही आंसर हो जाएगा किस पुरातत्व स्थल को टाटा नगर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेड टॉक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 86। किस वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख, किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों प्रशस्ति कहलाती है। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा में लिखा गया लेख। हमारा एक क्वेश्चन रह गया है 85। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये है दोस्तों बागौर। बागौर से दोस्तों बागौर से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य पाषाण कालीन जो अवशेष हैं और कहां से प्राप्त हुए हैं वो लिखेंगे आप धनेरी। क्या है? धनेरी। फिर है सोजत, धनेरी हो गया, सोजत हो गया, धनेरी सोजत तिलवाड़ा, धनेरी सोजत तिलवाड़ा। फिर एक बागौर, धनेरी सोजत तिलवाड़ा और बागौर। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है? बागौर। तो बागौर हमारा ऑप्शन देख के सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य पाषाण कालीन अवशेष कहां कहां से प्राप्त हुए हैं? सबसे पहले धनेरी से, फिर सोजत से भी मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर है तिलवाड़ा से फोर्थ बागौर, जो क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। ठीक है, अगला देखें बागौर से का मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। 86 क्वेश्चन देखिए हो गया, ये प्रशस्ति कहते हैं, प्रशंसा में लिखा गया। 87 देखिए, बिजौलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों अजमेर के जो चौहान है, कहाँ के चौहान? अजमेर के चौहानों का जो चौहान वंश है उसका जो वर्णन मिलता है, इनका मिलता है बिजौलिया में। अजमेर के चौहान वंश का जो वर्णन है वह बिजौलिया शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अजमेर बिजौलिया, अजमेर के चौहान कहाँ उल्लेख मिलता है? बिजौलिया शिलालेख में। 88 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजौलिया शिलालेख। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बिजौलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 89। सच्चियाय माता मंदिर प्रशस्ति से किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो ये है दोस्तों परमार। परम धर्म, ठीक है, जिसके लिए धर्म ही परम है वह हमेशा सच बोलेगा। सच्चियाय माता मंदिर प्रशस्ति परमार। याद करने के ट्रिक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई दूसरा भी बना सकते हैं, डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। सच्चियाय माता मंदिर परमार। ठीक है, चीरवा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो चीरवा का अभिलेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है दोस्तों, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए 91। चित्तौड़ शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य है? किससे संबंधित? चित्तौड़ शिलालेख से, कि यह शिलालेख 1278 ईस्वी का है एवं चित्तौड़ के दुर्ग से प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन देखिए, इसमें मेवाड़ के गोल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का वर्णन किया है, तो यह भी सही है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि यह शिलालेख 1278 ईस्वी में मिला, चित्तौड़ दुर्ग से प्राप्त हुआ और इसमें गोहिल शासकों की धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन, नीति का उल्लेख मिलता है। 92 क्वेश्चन देखें, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसे समर्पित है? तो जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आदिनाथ को समर्पित है। जैन कीर्ति, यह देखिए, जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसको समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखें 93। डूंगरपुर प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है?
93 क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो डूंगरपुर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। किसमें? डूंगरपुर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। अगला क्वेश्चन देखें 94। महाराणा मोकल के काल में आरंभ की गई तुलादान पद्धति का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो दोस्तों श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है, बी ऑप्शन देखिए, श्रृंगी ऋषि का अभिलेख। श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? महाराणा मोकल के काल में आरंभ की गई तुलादान पद्धति का जो वर्णन है वो मिलता है श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में। किसमें? ना तो चीरवा के अभिलेख में मिलता है, ना समुद्रेश्वर के मिलता है, ना अचलेश्वर में मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है? श्रृंगी ऋषि के आश्रम में। ठीक है, और तुलादान पद्धति किसने स्टार्ट की थी? राणा मोकल सोना चांदी से तोलकर इस जो सोना चांदी प्राप्त होता था उसको ये लोग गरीबों में दान कर देते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति के अनुसार परमार वंश का मूल पुरुष धूमराज? तो परमार वंश का मूल पुरुष कौन था? धूमराज। पहला तो यही हो गया, परमार वंश का मूल पुरुष कौन हो गया? धूमराज हो गया। और यह पूछा है कि किस प्रशस्ति के अनुसार है? तो हमारा सही आंसर होगा अचलेश्वर प्रशस्ति। अचलेश्वर प्रशस्ति के अनुसार धूमराज जो था परमार वंश का मूल पुरुष था। इसमें हो जाएगा अचलेश्वर धूमराज, परमार वंश धूमराज से संबंधित, और धूमराज का वर्णन अचलेश्वर प्रशस्ति में। 96 क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज प्रशस्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखिए, इसके प्रशस्तिकार बालादित्य हैं। मिहिर भोज के जो है इसके प्रशस्तिकार बालादित्य हैं, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन देखिए, इसमें मिहिर भोज की पराक्रमता, शौर्यता व वीरता का उल्लेख है। जब प्रशस्ति होती क्या है? उसके बारे में बखान करना, यानी कि गुणगान करना, तो उसके पराक्रम का बखान तो करेंगे ही। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही, ए भी सही, बी भी सही। सी ऑप्शन देखेंगे, इस प्रशस्ति की भाषा गुजराती है, ये भी दोस्तों सही है। और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि गलत कोई भी नहीं है, सभी सही है। इसने क्या पूछा है? असत्य पूछा है ना, ये देखिए, तो असत्य कोई भी नहीं है, सभी गलत है। इसमें क्या क्या सही है कि प्रशस्तिकार बालादित्य हैं, मिहिर भोज प्रशस्ति के जो है प्रशस्तिकार वो बालादित्य हैं। इसमें मिहिर भोज के पराक्रम को दर्शाया गया है, और मिहिर भोज का जो ये शिलालेख है, प्रशस्ति है, इसमें यह गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97। प्रतापगढ़ शिलालेख में निम्नलिखित में से किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो प्रतापगढ़ शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का वर्णन मिलता है। ये देखिए ए ऑप्शन, प्रतापगढ़ शिलालेख में प्रतापगढ़, पी फॉर प्रतापगढ़ और पी फॉर प्रतिहार, यानी कि प्रतापगढ़ शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का वर्णन मिलता है। प्रतिहार, ठीक है, प्रतापगढ़, प्रतिहार और महेंद्र पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, ये आपको आगे होगा समझ में। आदिवरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो आदिवरा का अभिलेख, ए फॉर आदिवरा, तो ए फॉर, ये देखिए ए फॉर आदिवरा। आदिवरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो आदिवरा का प्राप्त हुआ है आहड़ से। ए फॉर आदिवरा और ए फॉर आहड़। आदिवरा का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? आहड़ से। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है, ये अभी हम कर चुके हैं। मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में है। मंडा और जोधपुर में, आहड़ उदयपुर में, रणथंभौर और सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए 99। नर्वस 90 का शिकार नहीं होना है, पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, शतक मार के आज कंप्लीट करेंगे अपन। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आदिवरा अभिलेख से। आदिवरा अभिलेख से पंचरात्र संप्रदाय का वर्णन मिलता है। किससे? आदिवरा अभिलेख से। आदिवरा अभिलेख से पंचरात्र, किसका? पंचरात्र, हिंदी में लिख लो इसको। ठीक है, आदिवरा अभिलेख से पंचरात्र
पंचरात्र संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 में, नाथ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो नाथ प्रशस्ति के रचयिता है दोस्तों आम्र कवि। कौन है? आम्र कवि। तो नाथ प्रशस्ति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आम्र कवि। कौन हो जाएंगे? आम्र कवि। तो ये दोस्तों हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है। राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी क्लास हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम राजस्थान से संबंधित सारी क्लासें लेके आएंगे, राजस्थान से संबंधित ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जो साइंस टैग का पार्ट है वो सारा कुछ हम लेके आएंगे। चैनल पर बने रहें। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।